हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे मॉइस्चर कंटेंट से। दिस वन, मॉइस्चर कंटेंट। प्लांट्स absorb water from the soil for their use. Therefore, the moisture content of the soil should be just right to support plants. Too little moisture can cause plants to wilt and die, while too much water can cause waterlogging, preventing roots from being able to function properly. Irrigation, the artificial supply of water, can be done to increase the moisture content of the soil. अब देखिए, जितने भी प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह हैं, वो सब अपना पानी, मॉइस्चर, जो नमी है, वो मिट्टी से लेते हैं, रूट्स के थ्रू। ठीक है, रूट्स के मदद से वो लोग मिट्टी से पानी को और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जिस भी मिट्टी में हम हमारी फसल लगा रहे हैं या कोई प्लांट को उगा रहे हैं, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट एडुकेट अमाउंट में हो। एडुकेट अमाउंट में मतलब पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, क्योंकि अगर उस मिट्टी के अंदर कम पानी होगा, नमी कम होगी, तो जो हमारा पौधा जो हमने लगाया है या फसल उगाई है वो सूख जाएगी और उससे वो सूख के ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, दे विल डाई। और लेकिन अगर अपन वहीं ज़्यादा पानी डाल देंगे, टू मच वाटर कैन कॉज वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब हद से ज़्यादा, एक्सेसिव पानी हो जाना एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो हद से ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उससे भी क्या हो जाएगा, रूट की जो जड़ें हैं, प्लांट की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगी अपना फंक्शन। रूट्स का फंक्शन होता है पानी को एब्जॉर्ब करना या डिज़ोल्व फॉर्म में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और रूट्स उन्हें भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये जो रूट्स का फंक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएंगी। Now irrigation, the artificial supply of water can be done to increase the moisture content of the soil. इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, यानी कि आर्टिफिशियली फसलों को पानी देना, पेड़ पौधों को पानी देना। कैसे देते हैं आर्टिफिशियली? आपने देखा होगा, एक तो बारिश होती है, ठीक है, बारिश तो नेचुरली हो रही है। दूसरा, नहरें बना दी गई होती हैं फसलों में, फसलों के आसपास, खेतों में, खेत खलिहानों में बड़ी बड़ी नहरें बना दी जाती हैं। उन्हें बड़ी नहरों से जोड़ दिया जाता है या नदी नालों से जोड़ दिया जाता है, तो वो आर्टिफिशियल मेथड कहलाता है। ठीक है, या आप मोटर से, जो आपकी पानी की मोटर्स चलाकर, अगर आप जनरेटर वगैरह से बड़ी बड़ी मोटर्स चला रहे हो, उससे आप अपनी फसलों में पानी दे रहे हो, तो वो आर्टिफिशियल सप्लाई उसे बोला जाता है, उसे हम इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इरिगेशन आजकल सब लोग करते हैं, मोटर चलाकर फसलों में पानी देते हैं। ठीक है, नहरें, कैनल्स बना दी गई हैं। तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी है जिस पर हमने फसलें लगाई हैं या पेड़ पौधे उगाना चाहते हैं, उसको एडुकेट अमाउंट में मॉइस्चर और वाटर मिल जाता है इस इरिगेशन प्रोसेस के थ्रू। नाउ न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स नीड सर्टेन ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज humus and certain organic elements such as nitrogen, phosphorus, potassium and calcium for growth and development. Such substances are called nutrients. These nutrients are present in the soil where they are absorbed by roots of the plants. Plants grow well in soils that have all the nutrients in sufficient amounts. The nutrient content of soil can be increased by adding fertilizers, nitrates, phosphates और manure. अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करती हैं और मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करती हैं। ये वाला पैराग्राफ भी मैं आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में समझा चुकी हूँ। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जो हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स आई थिंक नहीं, हमारे 4th चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं और यही न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और ये सारे ही, ये जो 4 न्यूट्रिएंट्स के आपको नाम दिए गए हैं यहाँ पर, ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए। ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम हमारी हड्डियाँ बनाता है, कैल्शियम पोटेशियम हमारी हड्डियों में और हमारी दांतों में प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और इन्हीं सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट्स को सप्लाई करती हैं। और प्लांट्स ऐसी मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं जो न्यूट्रिएंट रिच हो, यानी जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट अच्छा हो। ठीक है, द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग फर्टिलाइजर, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा और मैन्योर। अब देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स हैं
हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल के अंदर अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, या वो सॉइल फर्टाइल नहीं है, तो हम एडिशनली उसमें फर्टिलाइज़र, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट डालकर भी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कोई सॉइल के अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, तो आपने देखा होगा ना कि जब हम फसलें उगाते हैं तो फर्टिलाइज़र्स डालते हैं मिट्टी में, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कंटेंट है, न्यूट्रिएंट कंटेंट है, वो ज़्यादा हो जाता है ये फर्टिलाइज़र्स को ऐड करवाने पर। Now soil erosion. Sometimes a fertile topsoil gets washed away by wind and water, depleting the soil of nutrient. The leftover soil contains insufficient amount nutrients and is unfit for growing plants. The loss of topsoil caused by running water and action of wind is called soil erosion. अब देखिए कई बार क्या होता है, जिन जगहों पे बाढ़ आती है या ऐसी जगह जहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, तो उससे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके कभी स्कूल के ग्राउंड में बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो आपको मिट्टी उड़ती हुई नज़र आती है। तो ऐसा दूसरी जगहों पर भी होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं जो सॉइल का पूरा, हमने जब वो सारी लेयर्स पढ़ी थी, ए होराइज़न, बी होराइज़न, बेड रॉक, तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट जिस पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है वो होती है टॉप सॉइल, सबसे ऊपर की सॉइल जहाँ पे हम लोग चलते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं, ठीक है, उसे टॉप सॉइल कहते हैं, अपर मोस्ट पार्ट। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है और न्यूट्रिएंट्स भी सबसे ज़्यादा इसी लेयर में सॉइल की प्रेजेंट होते हैं। तो हवा चलने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से क्या होता है, ये सॉइल ऊपर की जो लेयर है ये हवा और पानी के साथ बह जाती है, और जिस इलाके में से बह जाएगी ऑब्वियसली वो इलाका क्या होगा, एक अच्छी सॉइल से खाली हो जाएगा, सारी अच्छी सॉइल वहाँ से उड़ के चली जाएगी। तो वहाँ पे जो गुड क्वालिटी की सॉइल है जिसमें ह्यूमस वगैरह सारी चीज़ें प्रेजेंट है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर, वो वहाँ से बह के चली जाएगी ना हवा पानी के साथ। तो इसी चीज़ को कहते हैं सॉइल इरोशन, ठीक है ना, लॉस ऑफ टॉप सॉइल कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड एक्शन ऑफ विंड, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, सॉइल इरोशन कहते हैं। तो जो बाद में जो सॉइल आएगी, जो नीचे वाली सॉइल सतह पर से जो उभरेगी ऊपर की तरफ, वो अनफिट होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, यानी उसमें इतना ह्यूमस, मैन्योर और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जितने सबसे ऊपर वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं। नाउ द कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन्स आर डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला है पेड़ों की कटाई। द रिमूवल ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज़ नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। अगर आप बड़े पैमाने पर पेड़ों को काट रहे हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। व्हेन ट्रीज आर रिमूव द सॉइल इज़ लेफ्ट बैरन एंड कैन बी ईजिली कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर एंड विंड, दिस कॉजेज रैपिड सॉइल इरोशन। अगर देखिए हम पेड़ों को काट देंगे तो पेड़ों की जड़ों की एक खासियत होती है कि वो मिट्टी को अपने अंदर बांध के रखती है, मिट्टी को जकड़ लेती है। तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, रूट्स ही नहीं रहेंगी, तो क्या होगा, वो सॉइल बैरन हो जाएगी, ऐसे ही खाली पड़ी रहेगी, ठीक है, और हवा पानी के ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में आने लगेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे ज़्यादा सॉइल इरोशन होगा। द सेकेंड वन इज़ ओवर ग्राजिंग। व्हेन एनिमल्स ग्रेज ऑन ए पीस ऑफ लैंड अगेन एंड अगेन, द वेजिटेबल ओवर दैट लैंड gets removed very quickly. Thus land is left barren and exposed to wind and water which causes erosion. अगर देखिए किसी पर्टिकुलर एरिया पर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैटल्स को लेकर जाएंगे कि वो वहाँ की घास फूस खा लें, यहाँ के छोटे मोटे पेड़ पौधे खा लें, ठीक है ना, हर्ब्स वगैरह खा लें, तो क्या होगा, 1 महीने 2 महीने के बाद हम क्या देखेंगे, वहाँ पर उन वेजिटेशन की कमी हो गई। ऑब्वियसली होगी, क्योंकि जो वेजिटेशन था वहाँ पर, जो भी कुछ पेड़ पौधे घास वगैरह उग रहे थे, उन्हें तो मवेशियों ने खा लिया, कैटल्स ने खा लिया, भेड़ बकरियों ने। और हम लोगों ने ये नोटिस किया ही है कि जो गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैटल्स को पाल कर रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। भेड़ भी पालते हैं, बकरे वगैरह, गोट्स और बफेलोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो पाल कर रखते हैं। जितना भी वो पैसा कमाते हैं वो सब उन पैसों से क्या कर लेते हैं, इन एनिमल्स को ख़रीद लेते हैं। अब वो एनिमल्स ख़रीदेंगे तो उनके लिए खाना भी चाहिए, अब वो डेली बेसिस पे इतना खाना कहाँ से लाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को आसपास गाँवों में, खेत खलिहानों में चरवाने ले जाते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ये लोग वहाँ अपने जानवरों को चरवाएंगे तो वहाँ जितनी भी घास फूस वगैरह होगी वो सब ख़त्म हो जाएगी, और फिर क्या होगा, वही ऊपर वाली कंडीशन हो जाएगी, जो ज़मीन है वो हवा पानी के लिए एक्सपोज हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सॉइल इरोशन इसकी वजह से होगा। नाउ फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल। फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल वॉशेज अवे द टॉप सॉइल वेरी रैपिडली।
अब देखिए कहीं ऐसे इलाके होते हैं जहाँ बारिश बहुत तेज़ आती है, ठीक है ना, वहाँ पे बाढ़, और कई ऐसे इलाके होती हैं जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है, जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, जब पानी जो बहता है वो अपने बहता पानी अपने साथ साथ मिट्टी को भी बहाकर ले जाता है। इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस स्पेशली ऑन हिल्स मेक इट ईजी फॉर विंड एंड वाटर टू इरोड सॉइल। अब देखिए इम्प्रॉपर फार्मिंग का मतलब होता है अगर आप सही से फार्मिंग प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी, स्पेशली ऑन हिल्स, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, विंड और वाटर क्या करते हैं, मिट्टी को बहाकर ले जाते हैं। अब देखिए आपने कई बार देखा होगा, अगर आप कभी किसी खेत खलिहान गए होंगे तो वहाँ बड़े बड़े ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, उसमें से ज़बरदस्त पानी बह रहा होता है, बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मुँह के, उसमें से पानी बह रहा होता है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने तो बहुत किया है, कि वो जहाँ पानी बहकर गिरता है वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं उस पानी की वजह से। क्यों होते हैं, क्योंकि वो एकदम ही इतना सारा पानी उन ट्यूबवेल्स में से बाहर आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो मिट्टी को भी क्या करता है, अपने साथ बहा के लेके जाता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है एक छोटा सा, और आगे की भी जो मिट्टी होती है ना, वो उस पानी की फोर्स के साथ बह के आगे बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फार्मिंग मेथड्स, ठीक है ना। ये सारी प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो इम्प्रॉपर होती हैं, गलत होती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। Now prevention of soil erosion. If proper measures are not taken, soil can be eroded very fast and it may take a very long time to replenish the lost soil. अगर देखिए, अगर हमने प्रॉपर मेजर्स नहीं निकाले कि हम सॉइल को कैसे इरोड होने से बचाएं, तो जो मिट्टी है वो बहुत फास्टली इरोड होने शुरू हो जाएगी, टॉप सॉइल, और हम उसको रिप्लेनिश का मतलब होता है दोबारा लेकर आना या दोबारा क्रिएट करना, ठीक है ना। तो जो मिट्टी हमने खोई है उसको दोबारा लाने में हमें बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। नाउ प्रिवेंशन और रिडक्शन इन द रेट ऑफ सॉइल इरोशन इज कॉल्ड सॉइल कन्वर्जेशन। अब देखिए यहाँ सॉइल कन्वर्जेशन की एक डेफिनेशन आई है, प्रिवेंशन और रिडक्शन, ठीक है। मिट्टी को, सॉइल इरोशन को बचाना या घटाना क्या कहलाता है, सॉइल कन्वर्जेशन, यानी सॉइल को कंजर्व करना, बचा के रखना। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर्स दैट हेल्प इन कंजर्विंग सॉइल। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स दिए गए हैं, मेजर्स दिए गए हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है एफोरेस्टेशन और द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। ग्रासेज एंड हर्ब्स कैन ऑल्सो बी प्लांटेड टू कवर लार्ज एरियाज ऑफ लूज सॉइल, ठीक है। अब एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का लगाना, ठीक है, प्लांटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़। तो क्या होता है, पेड़ों को लगाने से जो जड़ें हैं वो मिट्टी को अपने अंदर पकड़ लेती हैं। तो जब पानी बहता है या हवा चलती है तो उससे कम मिट्टी एरोड होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाती है ना। ओवर ग्राजिंग बाय एनिमल्स शुड बी अवॉइडेड। अब देखिए ओवर ग्राजिंग का मतलब होता है एक ही जगह बार बार पशुओं को ले जाकर चरवाना, ठीक है ना। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। एनिमल शुड बी मूव टू अ डिफरेंट एरिया फॉर ग्रासिंग आफ्टर सम टाइम। दिस गिव्स एम्पल टाइम फॉर द ग्रासेज एंड हर्ब्स टू ग्रो बैक। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम कुछ दिन जो एनिमल्स हैं अगर हम उसे किसी पर्टिकुलर एरिया में चरवाने लेके जा रहे हैं तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा हमें उस एरिया में उन्हें नहीं चरवाना चाहिए, हमें जगह बदलती रहनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, तो पहले या 2-3 दिन जहाँ भी उन जानवरों ने चरा, जो भी हर्ब्स खाई, श्रब्स खाई, तो उन्हें इतना टाइम मिल जाएगा कि वो दोबारा से ग्रो कर सकें। फ्लड्स कैन बी कंट्रोल टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय बिल्डिंग डैम्स। Mud walls should be constructed around hilly slopes or fields to prevent water from flowing and taking away the topsoil with it. अब देखिए हमें फ्लड्स को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, जिन भी इलाकों में बाढ़ ज़्यादा आती है हमें वहाँ डैम्स बनाने चाहिए, ठीक है, मड वॉल्स बनानी चाहिए हिली एरियाज़ में, स्लॉप्स में, ताकि क्या होगा, इन मड वॉल से जो पानी जो बहता है वो बिल्कुल हद से ज़्यादा जो पानी बहता है तो वो पानी क्या है, उसकी जो फोर्स की वजह से जो मिट्टी बह रही है वो रुक सकती है मड वॉल्स और डैम्स बनाने से। और स्पेशली टॉप सॉइल, क्योंकि टॉप सॉइल में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं, तो बहता पानी क्या करता है, टॉप सॉइल को भी अपने साथ बहा के ले जाता है। तो जब हम डैम्स बनाएंगे, मड वॉल्स बनाएंगे, तो ये पानी को क्या कर सकेंगी, जो आगे फ्लो कर रहा है पानी उसको प्रिवेंट करेंगी। Now terrace farming is a method in which the slopes of mountains are converted into step-like structures called terraces
on which crops are grown. This reduces the speed with which water flows along the slopes, thereby reducing soil erosion. अब देखिए टेरेस फार्मिंग भी एक ऐसा मेथड है, ये टेरेस फार्मिंग ज़्यादातर माउंटेनियस रीजन्स में की जाती है, ठीक है, जहाँ हिली एरियाज़ होते हैं ना वहाँ टेरेस फार्मिंग की जाती है। और इसमें क्या होता है, जो माउंटेन्स के जो स्लोप्स होते हैं ना उनको टेरेस, जो आप टेरेस कहते हैं, हमारी छोटी छोटी छतें होती हैं ना उनको टेरेस बोला जाता है। तो ऐसे टेरेसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है जहाँ फसलें उगाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन बहुत तेज़ी से प्रिवेंट होता है, क्योंकि अगर ऊपर से सॉइल पानी के साथ बह के आएगी तो वो नीचे वाली टेरेस पे आ जाएगी, अगर नीचे से टेरेस से बह के जाएगी तो वो उसके नीचे आ जाएगी। तो ऐसे सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। Now soil pollution, just like air and water, soil is also a valuable natural resources. It can get polluted in many ways. The main sources of soil erosion pollution are, अब देखिए हवा और पानी की तनाई, सॉइल एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और ये बहुत आसानी से पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ सोर्सेज दिए गए हैं जो सबसे ज़्यादा सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डंपिंग ऑफ केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, माइंस एंड इंडस्ट्रीज़। अब देखिए फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, हम लोग केमिकल्स, अलग अलग केमिकल से नई नई चीज़ें बनाते हैं, लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग करने में भी बहुत से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। तो कई बार लोग क्या करते हैं, उन केमिकल्स को ऐसे ही ज़मीन में या तो लैंडफिल का मतलब होता है गड्ढा खोद के डंप कर देना, या ऐसे ही रिलीज़ कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूट होती है। द सेकेंड वन इज़ एक्यूमुलेशन एंड इम्प्रॉपर डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड सीवेज वेस्टेज ऑन लैंड। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन एंड इम्प्रॉपर डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड सीवेज वेस्ट ऑन लैंड। अब देखिए सीवेज मतलब जो भी हमारे घरों से जो सीवेज वेस्ट निकलता है टॉयलेट्स वगैरह से, वो सीवेज में आता है, ठीक है। और गार्बेज, हम लोग जो बड़े बड़ी सिटीज़ होती हैं वो कितना गार्बेज जनरेट करती हैं। आप खुद देखिए कि हमारे घरों से डेली बेसिस पे कितना गार्बेज जनरेट हो रहा है, निकल रहा है। तो इन गार्बेज को अगर अपन ऐसे ही मिट्टी में फेंक देंगे, ठीक है, ज़मीन पे डाल देंगे, कहीं कोई खाली जगह देखी वहाँ हमने ले जाके इन गार्बेज को फेंक दिया, तो इसकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूट होती है। द थर्ड वन इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स विच गेट कलेक्टेड इन सॉइल। अब देखिए फसलों को ज़्यादा अच्छे से उगाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए आजकल फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पेस्टिसाइड्स होते हैं पेस्ट को ख़त्म करने वाले, यानी कि कई बार फसलों पे कीड़े मकोड़े, फंगस, ये सब लग जाती हैं, फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो फसलों को ख़राब होने से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्टेज सच एज प्लास्टिक एंड मेटल्स विच डू नॉट डिकम्पोज ईजीली। अब देखिए जो मेटल केन्स होते हैं और प्लास्टिक्स, उन्हें आप देखिए कितनी ज़्यादा अमाउंट में सिटीज़ उन्हें जनरेट कर रही हैं। बड़ी सिटीज़ जो होती हैं जैसे टोक, जयपुर वगैरह, ये सब मेटल के केन्स में कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी के ऐसे ही कैन फेंक देते हैं। तो प्लास्टिक और मेटल्स क्या होता है, जब वहाँ उस जगह पे बारिश होगी या और कोई दूसरा गार्बेज पड़ा होगा तो वो उनके साथ मिक्सअप होकर इसमें से केमिकल निकलने लगता है जो सॉइल को पॉल्यूट करता है। नाउ कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, फॉलोइंग आर सम नेसेसरी स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे कुछ नेसेसरी स्टेप्स दिए गए हैं जो सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के काम में आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ गार्बेज शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड। सॉलिड वेस्टेज सच एज बॉटल्स, प्लास्टिक्स एंड मेटल आइटम्स शुड बी रिसाइकल्ड। अब देखिए ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम लोग गार्बेज जनरेट करती हैं, डेली बेसिस पे कितना गार्बेज निकलता है हमारे घरों से, तो हमें उसको फेंकने से पहले, डिस्पोज करने से पहले उसे प्रॉपरली हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि मेटल्स की बॉटल्स को अलग रख दीजिए, प्लास्टिक की अलग, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है सच एज आपकी सब्ज़ी और फ्रूट्स के छिलके हुए, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको अलग कर दीजिए, फिर आप उसको डिस्पोज करिए। द सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनिक वेस्टेज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड शुड बी कम्पोज टू टेक मैन्योर। अब देखिए हमारे घरों से और एग्रीकल्चर फील्ड से जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, जैसे पेड़ पौधे की पत्तियाँ, ठीक है, और जो भी और खान वगैरह में से निकलता है खाद, और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल मर गया, कुछ हो गया, तो इन चीज़ों को, या सब्जियां सेल गड़ जाती हैं, ठीक है, अंडे के छिलके, तो ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको क्या चाहिए, हमें कंपोस्टिंग करनी चाहिए। इनकी कंपोस्टिंग में क्या होता है, हम लोग इन्हें एक गड्ढे में गाड़ के इन पे अर्थवर्म्स और कुछ वर्म्स छोड़ देते हैं,
तो फिर वो क्या करते हैं, इसको खाते हैं, और खाने के बाद जब वो खुद अपना वेस्ट निकालते हैं, जो फीसेस स्टूल निकलता है, वो मैन्योर काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है और उसे हम एज ए खाद मैन्योर इस्तेमाल करते हैं। We should try to use organic fertilizers and pesticides than chemical ones. हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना चाहिए और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। Chemical wastage from mines and factories should compulsorily be treated to make it harmless. They should then be disposed of properly. अब देखिए, केमिकल वेस्टेज जो माइंस और फैक्ट्रीज़ में से निकलते हैं, उन्हें हमें पहले ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इनमें पहले भेजना चाहिए, उसके बाद हमें इनका डिस्पोज़ करना चाहिए। डिस्पोज़ मतलब अगर आप इन्हें ज़मीन में डाल रहे हैं या फेंक रहे हैं या ज़मीन में पोर आउट करवा रहे हैं जो भी केमिकल वेस्ट हैं, तो ज़मीन में या किसी भी खाली मैदान में डालने से पहले हमें इन्हें ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजना चाहिए। वहाँ क्या होता है, इनके जो एसिडिक केमिकल्स होते हैं, जो ख़राब केमिकल्स होते हैं, वो इन्हें वहाँ से रिमूव आउट करवा देते हैं। सो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ, सॉइल का 8 चैप्टर। थैंक यू।